हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हमारा इनकम टैक्स का ये 21वां क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट लेके, जिसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। अगर आपने लीव एनकैशमेंट रिसीव की है, उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगा वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। इसके अलावा हमने जो लास्ट क्लास में बात किए थे वो भी एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले जो देखे थे आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर, सबसे पहले हमने ग्रेच्युटी का एग्जेम्पशन लेकर बात किए थे सेक्शन 10(10) में, आपको ध्यान होगा। तो हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में हमने बात किए थे ग्रेच्युटी के बारे में। इसके बाद 10(10)(a) में हमने बात किए थे कम्यूटेड पेंशन को लेके। अब 10(10)(a) जो है ये आपका लीव एनकैशमेंट का है, इसी के लेके आज हम बात करेंगे अभी। इसके अलावा हमने 10(10)(b) भी देख लिए, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन के बारे में। इसके अलावा हमने 10(10)(c) भी देख ली है, वीआरएस कंपेंसेशन के बारे में। ठीक है, ये सारा हो गया था हमारा। आज जो हम जिस टॉपिक के लिए डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लीव एनकैशमेंट। तो अब हम लीव एनकैशमेंट लेकर डिस्कस करेंगे। लीव आप जानते ही है, जो छुट्टी एम्प्लॉय को मिलता है, उस लीव में से अगर वो छुट्टी ना लेके वो काम कर रहा है तो उसको पैसा मिलता है। जो पैसा उनको मिल रहा है उसमें से कितना टैक्सेबल है, कितना छूट मिलेगा, वही हम लीव एनकैशमेंट में बात करेंगे। इसको इरेज कर दें। तो चलो, आज हमारा डिस्कशन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है लीव एनकैशमेंट। सबसे पहली बात समझ लो, अगर कोई भी लीव एनकैशमेंट यानी लीव का वर्ड एनकैश, अगर आप टेन्यूर ऑफ जॉब यानी ड्यूरिंग द जॉब पीरियड आप करवाते हो तो वो पूरा 100% टैक्सेबल है, उसमें से कोई छूट नहीं है। क्या समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि मैं जॉब करते दौरान अगर मैं लीव का पैसा ले लेता हूं तो उसके लिए मुझे कोई छूट नहीं मिलेगा। तो लीव एनकैश ड्यूरिंग जॉब इज 100% टैक्सेबल, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। वही अगर लीव एनकैशमेंट मैं रिटायरमेंट के बाद ले दूं तो लीव एनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद लीव एनकैशमेंट मिलेगा तो किस तरीके से टैक्सेबल होगा, अब मैं उसको लेके बात कर रहा हूं। इसमें दो पॉइंट हमें देखना है, एक तो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा अदर। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट मिलता है तो वो 100% एग्जेम्प्टेड होता है। क्या बोला मैंने? अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट मिलता है तो वो 100% एग्जेम्प्टेड होता है एज पर सेक्शन 10(10)(a). कौन सेक्शन के हिसाब से? 10(10)(a) के हिसाब से। वही जगह पर अगर लीव एनकैशमेंट आपके कोई अदर एम्प्लॉय को यानी प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलता है तो उसके लिए क्या होगा, अब मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। पहला क्या बोला गया? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड एज पर सेक्शन 10
10 डबल ए, क्या बोला गया है, ए फॉर एक्चुअल अमाउंट, जितना एक्चुअल आपको मिला हुआ है वो पहला पॉइंट पे वही आता है, हमेशा मैंने आपको बताया था। तो ए फॉर हमारा एक्चुअल अमाउंट हो गया, बी फॉर हमारा मैक्सिमम अमाउंट, इस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट सेटेड है वो है 3 लाख रुपए। कितना बोला मैंने, 3 लाख रुपए। सी फॉर कैलकुलेशन, क्या बोला मैंने, कैलकुलेशन, अनयूटिलाइज्ड लीव मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, ये एवरेज मतलब 10 मंथ का एवरेज सैलरी है ना। और एक पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है डी, वो है 10 मंथ एवरेज टोटल सैलरी, यानी 10 मंथ का एवरेज निकाल के फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, निकलेगा वही क्या होगा, 10 मंथ का सैलरी होगा। तो यहां पर वो 10 मंथ का एवरेज सैलरी आपको यहां पर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या क्या बोला गया है। मैंने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो 100% आपका एग्जेम्प्टेड हो गया। प्राइवेट एम्प्लॉय हुआ तो एक तो एक्चुअल अमाउंट जो मिल रहा है मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख रुपए, अनयूटिलाइज्ड रेंट अर्न, सॉरी अनयूटिलाइज्ड लीव अर्न। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक साल का जो लीव आपको अलाउड होता है वो होता है 30 डेज का लीव। उसमें से जितना आपने इनकैश कर लिए या जितना आपने एंजॉय कर लिए वो आप माइनस कर दीजिए, बाकी जो आपका लीव रह गया उस लीव को हम बोलते हैं अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज सैलरी के साथ। नेक्स्ट हमारा था 10 मंथ एवरेज सैलरी टोटल। टोटल मतलब क्या होता है, पहले एवरेज निकाल के फिर इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना हो जाएगा वो 10 महीने का सैलरी होगी। तो 10 महीने का सैलरी इन तीनों में जो छोटा होगा वो एक्चुअल लीव एनकैशमेंट से माइनस हो जाएगा और बाकी पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात ये आता है सर यहां पर सैलरी का मतलब क्या होगा। बाकियों में जैसे हम देख रहे थे सैलरी का मतलब अलग अलग होता था, तो यहां पर कौन सा होगा सैलरी के मतलब, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब क्या है, यहां पर बेसिक प्लस डीए, डीए में इफ है, यानी अगर रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं काउंटेबल होगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन, अगर सेल के ऊपर कमीशन परसेंटेज बेस पे है तो ही वो काउंटिंग में आएगा, अगर नहीं है तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सैलरी मतलब इन तीन चीज को लिया जाएगा। और क्या बोला, लीव अर्न जो है वो एक साल का अलाउड लीव जो है वो कितना है, 30 डेज इन ए ईयर। लीव अलाउड 30 डेज, लीव अलाउड फॉर एन ईयर या फॉर ए ईयर, एक साल के लिए 30 लीव आपका काउंट होगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर बेस करके हम एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लीव एनकैशमेंट का टैक्सेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं आपको बार बार करके बता रहा हूं, अगर लीव एनकैश हम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉब करते हैं, जॉब के दौरान करते हैं, तो 100% आपका टैक्सेबल होगा, इसमें से कोई छूट नहीं मिलेगा। अगर रिटायरमेंट के बाद करेंगे तो आपको छूट मिलेगा सेक्शन 10(10)(a) के हिसाब से। 10(10)(a) में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट पूरा पूरी एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। वही जगह पर अगर प्राइवेट या अदर कोई एम्प्लॉय होता है तो उनके लिए 4 में से जो छोटा होगा वही माना जाएगा। अब 4 में छोटा क्या क्या बोल रखा है, मतलब एक्चुअल में से ये 4 में जो छोटा होगा वो माइनस हो जाएगा, बाकी पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब 4 क्या क्या बोला गया था, ए फॉर एक्चुअल अमाउंट, बी फॉर मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख, सी फॉर अनयूटिलाइज्ड लीव अर्न मल्टीप्लाइड बाय ये अर्न और कर दो, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी और आपका 10 मंथ एवरेज टोटल सैलरी। बस इन 4 में से जो छोटा होगा वो आपका एक्चुअल लीव इनकैश में से माइनस हो जाएगा और बाकी पैसा हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिए। चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं और हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअली वो कैसे रहा है ना। और सैलरी का मतलब देख लिए, बेसिक डीए, डीए में इफ है, रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ तो कंप्यूटेशन में आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा।
और फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन हुआ, मतलब सेल के टर्नओवर के ऊपर बेस करके कमीशन हुआ, तो आपको काउंटिंग में आएगा, नहीं तो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो बस ये हमारे समझ में आ गया। तो अब हम आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देखो ये आपके लिए एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर श्याम एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड रिसीव्ड रुपीज 6,30,000 यानी 6,30,000 एज लीव सैलरी ऑन 28/2020, ठीक है। हिज लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी वाज 30,000 पर मंथ। 10 महीने का लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी जो है पर मंथ वो 30,000 रुपए के हिसाब से इन्होंने कंप्यूट करके दे दिया, आपके लिए सुविधा होगा। चलिए, और इसके बाद क्या बोल रखा है, लीव एंटाइटल एज पर एम्प्लॉयमेंट रूल। एम्प्लॉयमेंट रूल के हिसाब से इनको लीव मिलता है 1 साल के लिए 1.5 महीने का लीव, यानी पूरा इन्होंने कितना साल काम किया है आपके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बता रखा है, देखो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 24 ईयर 7 मंथ्स, 7 मंथ्स को काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। 24 साल के लिए, तो 24 साल इंटू महीने 1.5 महीने यानी 30 महीने का लीव इनको मिला था पूरे रिटायरमेंट तक, है ना। जिसमें से इन्होंने लीव एंजॉय कर लिया 9 मंथ का ड्यूरिंग जॉब, जब जॉब कर रहे थे, बाकी पैसा का उनको क्या मिला है, लीव एनकैशमेंट मिला है। देखो एम्प्लॉयर ने जिस हिसाब से लीव सैलरी का कंप्यूटेशन किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 1.5 महीने के हिसाब से 1.5 महीने के हिसाब से 24 साल कितना होता है, 30 मंथ का लीव मिलना चाहिए था, ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात करें, जिसमें से इन्होंने लीव एंजॉय कर लिया, कितना एंजॉय कर लिया, 9 मंथ का, है कि नहीं। तो रह गया कितना, 21 मंथ। अब 21 मंथ इनटू एवरेज सैलरी कितना है, 30,000। तो देखो 30,000 एवरेज सैलरी के हिसाब से 21 महीने का कितना होता है, 6,30,000। तो 6,30,000 उनको लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉयर ने दिया है। बट एम्प्लॉयर का क्या गलती रह गया, अब देखो 1.5 महीना के हिसाब से काउंट कर रहा है, जब भी गवर्नमेंट रूल में मैक्सिमम कितना मिलता है, एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए 30 दिन यानी 1 महीने का, समझ गए ना। तो 30 दिन का एक कंप्लीटेड ऑफ ईयर की सर्विस के लिए, जबकि यहां पर कितना दिया गया है, 1.5 महीने यानी 45 दिन, तो समझ गए ना, बाकी दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। हमें इनकम टैक्स में उसका कोई छूट नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो, ये तो हमें समझ में आ गया कि एम्प्लॉयर ने कैसे किया है, हमें एम्प्लॉयर से मतलब नहीं, हमें हमारे हिसाब से इनकम टैक्स के हिसाब से देखना है कि कितना इनका टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट है, वो मुझे देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसएससी का नेम लिख देते हैं, मिस्टर श्याम कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21। ये तो आप जानते ही हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव कितना है बताओ, कितना रिसीव हुआ है, 6,30,000 रुपए, ठीक है ना। इसमें से लेस करो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग is exempted अंडर सेक्शन 10(10)(8), है कि नहीं। अब बताओ क्या क्या आएगा, ए फॉर एक्चुअल अमाउंट जो कि है 6,30,000, बी फॉर मैक्सिमम अमाउंट, कितना है मैक्सिमम अमाउंट, 3 लाख, वैसे 3 लाख मैक्सिमम आ रहा है, चलो देख लेते हैं और भी कुछ आ सकता है ना। सी फॉर 10 मंथ सैलरी, 30,000 के हिसाब से पर मंथ का सैलरी 10 महीने का कितना हो जाएगा, 3 लाख ही हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है। अब
अब लास्ट आते हैं डी। डी में क्या होगा, लीव्ड मतलब अनयूटिलाइज्ड लीव अर्न, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सैलरी के साथ। आप देखो सीधी सी बात समझो, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से लीव अलाउड एज पर गवर्नमेंट कितना है, 30 डेज यानी 1 मंथ फॉर वन कंप्लीटेड ऑफ सर्विस। तो इन्होंने कितना साल कंप्लीट किया है, 24 साल, तो 24 मंथ, जिसमें से लीव एंजॉय कर लिया कितना, 9 मंथ, तो माइनस कर दो, रहेगा कितना, 15 मंथ। 15 मंथ का इसको लीव मिलना चाहिए था, ठीक है ना। तो 15 मंथ इंटू पर मंथ एवरेज सैलरी कितना है, 10 मंथ का एवरेज सैलरी 30,000, तो 30 इंटू 15, 3 15 45, 4.5 लाख है कि नहीं। अब ये बताओ इन चार में से छोटा कौन सा है, 3 लाख, 3 लाख माइनस कर दो, बाकी जो रह गया 3,30,000, ये हमारा हो गया टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, जिसके लिए हमें टैक्स देना है। कितना रुपए निकल गया, 3,30,000 रुपए, ठीक है। आप एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से। एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव हुआ है 6,30,000, इसमें से 10-10 डबल ए के हिसाब से हमें छूट मिलता है। एक तो एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख, 10 मंथ का सैलरी, और एक्चुअल लीव एंटाइटल यानी अनयूटिलाइज्ड रेंट, जो अनयूटिलाइज्ड जो लीव है वो मल्टीप्लाई कर दो मंथली सैलरी के साथ। तो अनयूटिलाइज्ड जो लीव था वो 15 मंथ का था, मंथली एवरेज सैलरी की 10 मंथ एवरेज सैलरी कितना है, 30,000 के हिसाब से, तो 30,000 इंटू 15 कितना हो गया, 4.5 लाख, है कि नहीं, ठीक है। अब बाकी रह गया इन तीनों में, सॉरी चारों में से छोटा कौन सा दिख रहा है मेरे को, 3 लाख ही दिख रहा है। तो 6,30,000 में से 3 लाख छूट हो गया, बाकी 3,30,000 ये इनका टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट निकल गया। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो यह हमें एक सीधा सीधा कैलकुलेशन दिया गया था। अब इसको आपने समझ लिए, तो अब हम एक कैलकुलेशन उल्टे तरीके से करके देखेंगे। कैसे उल्टे तरीके से हमको बताते हैं, पहले इसको आपने लिख लिया, इसको रेज कर दिया हमने। क्वेश्चन कभी कभार ऐसे घुमा के भी हो सकता है, मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूं। आपके बीकॉम के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं तब तक। देखो यहां पर और एक बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर महादेव एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड रुपीज 3 लाख एज लीव सैलरी ऑन 31 जनवरी 2020 आफ्टर 22 ईयर्स एंड 8 मंथ ऑफ सर्विस, ठीक है, 22 साल 8 महीने उन्होंने काम किया है। लीव एंटाइटलमेंट एज पर एम्प्लॉयमेंट रुपीज नहीं सॉरी 45 डेज इन ए ईयर, यानी जॉब रूल के हिसाब से जो लीव एंटाइटलमेंट उनको मिल रहा है वो कितने दिन का मिल रहा है, 45 डेज, एक कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस को पूरा करने के लिए, ठीक है। लीव क्रेडिटेड 12 महीने का लीव इनको क्रेडिट हुआ है। इज बेसिक सैलरी वाज 20,000 एंड डीए 25% ऑफ बेसिक, और ये इफ में देता है मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट में है। तो आपको बताया गया है कि अब आप इसका टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट आप कंप्यूट करके दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसएससी नेम मिस्टर महादेव, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, प्रीवियस ईयर, 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21।
चलो कंप्यूटेशन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव कितना हुआ है। 3 लाख रुपीज रिसीव हुआ है। एक काम करते हैं 3 लाख तो मैक्सिमम है, छूट कर देते हैं डिजाइन पूरा। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग is exempted as per section 1010 डबल है कि नहीं। अब देखो यहां पर क्या क्या दे रखा है, मेरे पास क्या नहीं है। इसमें लीव क्रेडिट कितना हुआ है वो भी बता दिया, बस कितना लीव एंजॉय किया है वो किंतु कहीं भी बताया नहीं गया है। तो चलो ठीक है, वो भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले नॉर्मल चीज जो हमें पता है वो लिख करके लिख लेते हैं। ए फॉर एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट कितना मिला है 3 लाख। बी फॉर मैक्सिमम अमाउंट, कितना हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट हमारा 3 लाख, पता ही आपको। सी फॉर हमारा कैलकुलेशन क्या है, सी फॉर हमारा कैलकुलेशन, इसमें हम क्या देखेंगे हमारा 10 मंथ का एवरेज सैलरी। अब 10 मंथ का एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, बेसिक कितना है, बेसिक है 20,000, डीए कितना है 25% यानी 5,000। एक महीने का सैलरी कितना हो गया 25,000, तो 10 महीने का कितना हो जाएगा, ठीक है 10 मंथ्स एवरेज टोटल सैलरी कितना हो गया 2,50,000। और डी में हमें क्या करना है, लीव एक्चुअली एंटाइटल कितना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना हमें कितने से, वही 10 मंथ एवरेज सैलरी से जो हमारा 25,000 निकला था उससे, है ना। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इन्होंने लीव एंजॉय कितना किया था, है ना। कैसे निकालेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, इसके कैलकुलेशन के लिए बैक कैलकुलेशन करते हैं। कैसे बैक कैलकुलेशन आपको बताता हूं। पहले एम्प्लॉय के हिसाब से, मतलब एम्प्लॉयर के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। एज पर एम्प्लॉयर देखो कितने महीने में काम किया है 22 साल, तो 22 इयर्स मल्टीप्लाई कर दो 1.5 महीने का 1 साल के लिए, 45 दिन मतलब क्या होता है 1.5 महीने। तो 1.5 महीने का सैलरी 22 साल के लिए, 1 साल के लिए 1.5 महीना, 22 साल के लिए कितना हो गया 33 मंथ का क्या मिला था इनको लीव, जिसमें से क्रेडिट हुआ है इनके खाते में ओनली 12 महीने। तो मतलब बाकी इन्होंने क्या कर लिया, एंजॉय कर लिया। तो लीव एंजॉयड कितना निकल गया देखो ना एक बार, माइनस कर दो इसमें से 1 2, 21 महीने इन्होंने लीव एंजॉय किया है, निकल गया हमारा। चलो अब हम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से बात करते हैं। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए आपको कितने का लीव मिलता है 1 महीने का। इन्होंने कितना साल सर्विस किया है 22 साल 8 महीना, काउंट कितना होगा 22 साल ही होगा, फ्रैक्शन को ओमिट कर दिया जाएगा। तो 22 साल के लिए कितना महीना होगा 22 साल के लिए 22 साल के लिए 22 महीने का लीव मिलेगा। अब इस 22 महीने में से लीव में इन्होंने एंजॉय कितना कर लिया, इन्होंने एंजॉय कर लिया 21 महीने। अब बताओ क्या रह गया बचा हुआ, 1 मिनट, ठीक है। कितना मिल रहा है हमारे हिसाब से 1 ही महीने का मिल रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना। तो 1 महीने का इनको लीव हमारे हिसाब से मिल रहा है ओनली 1 मंथ। तो हम हमारे हिसाब से काउंट करते हैं, तो 1 मंथ इनटू 10 मंथ एवरेज सैलरी कितना था हमारा 25,000, 25,000 तो कितना हो गया 1 महीने के हिसाब से 25,000 ही हो गया। अब इन चारों में सबसे छोटा क्या निकला 25,000 ही निकला। तो दिखा आपको इस तरीके से हो रहा है, आपको 3 लाख छूट करवा रहे थे और क्या निकल गया 25,000 ही मात्र छूट मिल रहा है।
आप 3 लाख में से 25,000 माइनस करो तो 2,75,000 2,75,000 ये हमारा निकल गया टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। ठीक है, जो हमारे टैक्स के लिए कंप्यूट होगा। देखो इस कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा उल्टा करके दिखाया है, आप एक बार ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पर लीव क्रेडिटेड फॉर 12 महीने के लिए बोल दिया कि एम्प्लॉय ने 12 महीने का सैलरी का लीव सैलरी का पैसा इनको दिया है। एक महीने का कितना है 25,000 सैलरी निकलता है, 12 महीने का कितना होगा 3 लाख। तो एम्प्लॉयर ने तो 3 लाख सैलरी दे दिया, बट इसमें से कितना एग्जेम्प्टेड होगा वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए था कि एक्चुअली एम्प्लॉय ने कितना लीव कंज्यूम किया है, यानी यूटिलाइज किया है। इसके लिए हमने कैलकुलेशन दिखाया आपको यहाँ पर। तो देखो इसमें कैलकुलेशन हमने कैसे किया, एक बार ध्यान से समझो। एम्प्लॉयर के हिसाब से इनको 1 साल काम करने के लिए 45 दिन का लीव मिलता है, तो 22 साल काम करने के लिए कितने दिन का आपको लीव मिलेगा 33 महीने का, क्योंकि 1 साल के लिए 1.5 महीना, तो 22 साल के लिए कितना होता है 33 महीना। तो 33 महीने का लीव इनको मिला था, जिसमें से इनको खाते में इनके क्रेडिट हुआ लीव सैलरी के रूप में 12 महीने का। तो मतलब क्या हो, बाकी इन्होंने एंजॉय कर लिया। बाकी कितना एंजॉय कर लिया 21 महीने का इन्होंने लीव ले लिया, छुट्टी ले लिया। हो सकता है छुट्टी ले लिया, हो सकता है उसका पैसा ले लिया है, वो हो चुका है उसका। ठीक है, तो 21 महीने का लीव इन्होंने ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ले चुके थे। तो अब हम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से देखेंगे तो क्या निकल रहा है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 1 साल काम करने के लिए 1 महीना, तो 22 साल काम करने के लिए कितना महीने का छुट्टी मिलना चाहिए 22 महीना। उसमें से एंजॉय कितना था 21 महीना, तो कितने महीने का लीव बचा हुआ रह गया 1 महीने का। 1 महीने का आपको पैसा मिल सकता था, है कि नहीं। तो 1 महीने का सैलरी 25,000 के हिसाब से कितना हुआ 25,000। बाकी 3 चीजें तो आपको पता है। एक्चुअल अमाउंट 3 लाख मिला था, मैक्सिमम अमाउंट कितना था 3 लाख रुपए होता है, और 10 महीने का एवरेज सैलरी हमारा कितना निकला था 2,50,000 रुपए। क्यों, 1 महीने का सैलरी आपको यहाँ पर दिख रहा था, बेसिक सैलरी 20,000 डीए 25% ऑफ द बेसिक था, यानी 5,000 कुल मिला कितना हो गया 25,000 1 महीने का। तो 10 महीने का एवरेज कितना हो जाएगा 2,50,000, वही तो मैंने लिखा है। अब देखो इन 4 में से जो सबसे छोटा निकला वो कितना निकला 25,000 रुपए, वही हमने 3 लाख में से छूट करके बाकी पैसा हमने टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, बाकी पैसा कितना रह गया था 2,75,000, ये हमारा टैक्सेबल सैलरी बोल के काउंट हुआ था। किसके नाम से, मिस्टर महादेव के नाम से, जो उनको जिनके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा बाकी सैलरी के साथ। अभी तो सिर्फ हमने एक ही हिस्सा देखे थे, कौन सा, लीव एनकैशमेंट। अब बाकी इनको ग्रेचुइटी मिला है कि नहीं, कम्युनिटी पेंशन है क्या, पेंशन है क्या, ये सब चीजें भी कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद इनका टैक्सेबल सैलरी निकलेगा। अभी बस हमने एक ही हिस्सा आपको कंप्लीट करके दिखाए थे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल फील्ड में आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का कंप्यूटेशन होता है। ये था हमारा पूरा रिटायरमेंट का बेनिफिट का कंप्यूटेशन। तो ध्यान करो, जब हमने सैलरी कंप्यूटेशन स्टार्ट किए थे कितना जल्दी हमने सैलरी को कवर कर लिया, है ना। सैलरी कंप्यूटेशन जब स्टार्ट किया था हमने बताया था सैलरी में क्या आता है। एक तो आपका बेसिक सैलरी, डीए वगैरह, अलाउंसेस के बाद परक्विजिट, और उसके बाद हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। तो चारों चीज आपने कंप्लीट कर ली। पहले तो आपने बेसिक वगैरह सारा कंप्लीट कर ही लिए थे, उसके बाद आपने अलाउंसेस पूरा कंप्लीट किए, अलाउंसेस के बाद आपने परक्विजिट कंप्लीट किए थे, 17(2) के हिसाब से आपने सारा परक्विजिट देख लिए थे। उसके बाद हमने क्या देखे, अब हमने देख लिए रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, ये हमारा सारा रिटायरमेंट बेनिफिट था। इसके बाद एक छोटा सा और एक हिस्सा रह जाता है जो आपका 17(3) के हिसाब से, 17(3) के हिसाब से हमें बोला जाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में कोई चेंजेस होने के वजह से, या टर्मिनेशन के वजह से, या फिर कोई ज्वाइनिंग से पहले आपको कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के परिवर्तित के रूप में आपको कोई प्रॉफिट या कोई अमाउंट आपको एक मुश्त में मिला है, वो भी आपका टैक्सेबल होता है। क्या बोल के, सैलरी बोल के। क्या बोल के, सैलरी बोल के। ये कौन ने बताया, ये सेक्शन 17(3) ने बताया। सेक्शन 17(3) में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बारे में बताया गया था। सेक्शन 17(2) में भी आपको बताया गया था, बट उसमें कंपटीशन के बारे में नहीं बताया गया था। उसमें बस बताया गया था कि ये भी टैक्सेबल होता है। बट 17(3) एक्चुअली आपको डिस्क्राइब करता है कि भाई जितना भी आपने एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में चेंजेस की वजह से, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में कोई मॉडिफिकेशन की वजह से, कोई एम्प्लॉयमेंट रूल में मॉडिफिकेशन की वजह से अगर एक मुश्त में आपको कोई पैसा मिल रहा है, या फिर लीव से जॉब, मतलब जॉब लीव करने की वजह से एक मुश्त में कोई पैसा आपको उस टाइम दिया जा रहा है कि आप जॉब छोड़ के चले जाओ और बदले में इतना पैसा ले लो, अगर आपको वैसे भी कुछ मिल रहा है तो वो भी आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोल के ही माना जाता है। इवन किसी जॉब को ज्वाइनिंग से पहले भी अगर एक मुश्त में आपको दे दिया गया कि अगर आप आज से ज्वाइनिंग करना चाहते हो, आपका सैलरी कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। मान लो 20,000 रुपए आपका सैलरी रहेगा, जहां पर आपका सैलरी 40,000 था, वहां पर मान लो आपका एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं 20,000 करके दे पाऊंगा, बट आज मैं आपको एक मुश्त में 10 लाख रुपए दे देता हूं। तो 10 लाख रुपए आज जो आपको मिला वो भी क्या है, वो भी आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है।
प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3) के हिसाब से पूरा टैक्सेबल होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। बट हाँ, एक बात आपको ये भी बताया था कि इसमें से सेक्शन 89 का रिलीफ भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सेक्शन 89 का रिलीफ भी मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा सैलरी रिलेटेड डिटेल जो आपने अब तक कंप्यूटेशन में देखे हो या सीखे हो। तो इसको आप अच्छी तरीके से एक बार रिपीट या रिवाइंड या रिवाइज कर लो। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी या डाउट होता है, आप डाउट सेशन में इसको बेझिझक क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।